ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज का डेट है 14 जनवरी। मैं सबसे पहले आपको एक रूल्स जो हमने पढ़े थे उसके बाद रिकॉल कराऊंगा, और रूल्स को रिकॉल कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से तीनों रूल्स याद कर लेते हैं। ये सब पढ़ा रखा हूं मैं। कि पहला रूल था, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो बिना डेविएशन के पास हो जाएगा। दूसरा रूल था कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। तीसरा रूल था कि लाइट अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यही तीन रूल पे सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन हमें करना था। ठीक है, अब हम लोग इसमें से 5 रे डायग्राम बना चुके थे। अगर पांचों रे डायग्राम को अगर देखोगे तो व्हाट यू नोट, क्या नोट करने की चीज है, हर केस में अभी तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बना था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है लेंस के, वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा है लेंस के। ठीक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है लेंस के, वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज बढ़ता जा रहा है। यही मेन ऑब्जर्वेशन थे जो अभी तक आपने किया। ठीक है, तो अब कुल मिला के हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ रे डायग्राम पे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का सिक्स्थ रे डायग्राम क्या कहता है कि हमने क्या ले लिया, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब आगे बढ़ा दिया, एफ के भी आगे बढ़ा दिया और रख दिया ऑब्जेक्ट को बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, तो हमारा मकसद होना चाहिए सीधा 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 बनाने का। सब लोग ट्राई करें, सब लोग साथ साथ बनाए। मेरे तीन डायग्राम बच रहा है अभी। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रख दिया लेंस में। तो अब एक लाइट रे क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। यही दो काम तो करना था अपने को। जो पैरेलल वाला होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। जो पैरेलल आएगा वो फोकस से पास करेगा। सब लोग खुद से बनाओ, यू डोंट नीड माई हेल्प। आदर्श बिल्कुल ठीक है। और गौर से देखो, ये दोनों लाइट रेज जो जा रहे हैं, क्या ये कभी बाहर आगे जाके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों आगे जाके, दोनों कहीं भी आगे जाके नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये कहीं तो पीछे एक्सटेंड करने पे मिलेगा। कहीं पीछे एक्सटेंड करने पे मिलेगा। तो हमारा इमेज जो हो गया वो क्या हो गया, बिहाइंड द लेंस हो गया, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बात तो क्लियर है, अब इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द लेंस बना, बिहाइंड द लेंस। टाइप क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सही है। और साइज क्या बना, एनलार्ज्ड। यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। क्या ये क्लियर है? यानी कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में रियल इमेज और 1 केस में वर्चुअल इमेज। नहीं रिया, नहीं कह सकते FN2F से। इस केस में FN2F दिख रहा है, आगे केस में कहीं और भी दिख सकता है, 2F के बियॉन्ड भी इमेज बन सकता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज में यू कांट से कि कहां इमेज बन रहा है। ठीक है
सब लोग जल्दी से इस केस को बनाएं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, हमारा इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, जल्दी सब लोग ड्रॉ कर। चलो बच्चों, हो गया, अगला बढ़े। आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग अगले स्लाइड पे जाते हैं, और अब है हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस होगा तो इमेज फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं। हम लोग इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो एक तो ऑब्जेक्ट है कि आप इंफिनिटी पे ले लो। ठीक है, अब इंफिनिटी पे लेना है तो इंफिनिटी पे लिया जाए ऑब्जेक्ट को। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लिया जाए, तो इंफिनिटी पे चलो मैं आपकी बात ही मान लेता हूं। इंफिनिटी का इंफिनिटी पे ले लेते हैं और पैरेलल लेते हैं, मान लीजिए। ठीक, अब इंफिनिटी पे हमने ले लिया। अब बात आती है कि हम लोग एक लाइट रे, इंफिनिटी अगर इंफिनिटी से आ रहा है तो पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के मान लीजिए हमने पैरेलल ले लिया। जब जब पैरेलल ले लिया हमने तो ये किधर से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से, डाइवर्ज होगा। ये फोकस से डाइवर्ज होगा तो किधर होगा, कुछ इस तरीके से होगा मान लीजिए। और सेम चीज होगा इस दूसरे वाले के लिए भी। ठीक है, ठीक है, अब दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हुए। अब लाइट रेज डाइवर्ज हुआ है फोकस से, तो हमें पता है कि ये कहां पे जाके मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि अगर ये लाइट रेज डाइवर्ज हुआ है तो ये जा करके हमें देखते हैं तो लाइट रेज कहां जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये इमेज कहां बनता दिख रहा है, फोकस पे बन रहा है क्या, कैसा इमेज बन रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस। ठीक है आशीष, बढ़िया। टाइप कैसा लग रहा है, रियल या वर्चुअल, टाइप क्या है, रियल या वर्चुअल। आर एंड वी में लिख दो ना, आर और वी में क्या लगता है, रियल या वर्चुअल है। बिल्कुल सही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या लग रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब तुम ज्यादा छोटा लिखने लगे आशीष, एचडी लिख रहे हो तुमने अब शॉर्ट फॉर्म को पूरा बना दिया। और पॉइंट साइज्ड, चलो आगे बढ़ते हैं अब। और पॉइंट साइज्ड, ठीक है, आई होप सबने बना लिया होगा। 30 सेकंड्स टू गो, अगले स्लाइड पे जाएंगे हम लोग।
एक और इमेज फॉर्मेशन बचा हुआ है खाली बस। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। अब कहीं भी रख देते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो हम क्या ले लेते हैं, अब देखो क्या हुआ है कि हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ तो हमने लिया है, फोकल लेंथ हमें दोनों तरफ लेना था, ड्रॉ करना था, तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा फोकल लेंथ क्या है, एक है यहाँ पे एफ है, और दूसरा क्या है मेरा यहाँ पे 2f है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है, एक रे लेना है जो कि पैरेलल हो, ठीक है। जस्ट सेकंड, हमको क्या लेना है, लाइट रे, एक पैरेलल लेना है। आप लोग भी लो पैरेलल, लो एक पहले लाइट रे, और एक लो, और एक लो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, एक लो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक। एक एक लो पैरेलल और एक लो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। अब देखो किधर जा रहा है ये, सबको पता है कि ये फोकस के अलोंग आगे इधर इधर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डाइवर्ट कुछ इधर हो जाएगा, फोकस के अलोंग डाइवर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फोकस के अलोंग डाइवर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल सही है, सब लोग देखो फोकस के अलोंग डाइवर्ट हो जाएगा पैरेलल वाला, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगा वो आराम से बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगा। देखते हैं कैसे, बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगा, वो पास कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिना डेविएशन का क्या हो गया, पास कर गया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों जो लाइट रेज है, दोनों लाइट रेज है, कहीं मिलता हुआ दिख रहा है क्या? बोलो, दोनों ग्रीन लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट से, ये दोनों कभी मिलते हुए दिख रहे हैं क्या? लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये दोनों यहां पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, जो मैं बना रहा हूं? क्या ये दोनों यहां बनता हुआ दिख रहा है क्या? यही मेरा इमेज है, यही मेरा इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट रखेंगे, एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा बिटवीन ओ एंड एफ। इमेज हमेशा ओ और एफ के बीच में बनेगा। टाइप जो इमेज का होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट से क्या है इमेज, सॉरी टाइप नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, टाइप हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? साइज हमेशा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। टाइप जो होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा। इमेज हमेशा ओ और एफ के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे हम रखे हुए हैं। यानी कॉनकेव लेंस में दो ही केस होता है, एक इंफिनिटी पे रखो और एक कहीं रखो, ठीक है। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। क्लियर है? हमेशा वर्चुअल इमेज एंड छोटा इमेज बनाएगा। इज दिस क्लियर? यही से इमेज फॉर्मेशन आपका खत्म हो जाता है, और सही मायने में यहीं से लेंस का भी पूरा पार्ट एंड हो जाता है। किसी को कोई भी दिक्कत है, यू कैन गो अहेड एंड आस्क, एंड देन वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़े, say yes if noted, say yes so that we can move ahead.
गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक फेनोमेनन की तरफ बात करने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ही नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूले का खेल है बस, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने एक काम किया, हमने क्या लिया कि ऊपर में ना एक डेंसर मीडियम ले लिया, हमने एक ना डेंसर मीडियम ले लिया, और नीचे में एक रेयरर मीडियम ले लिया, ठीक, डेंसर ले लिया और रेयरर ले लिया। अब डेंसर मीडियम रेयर मीडियम लिया तो हमने क्या किया कि हम ऑब्वियसली लाइट को, जब ऑब्वियसली यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, n1 मान लेते हैं, ठीक है, या जो भी मान लेते हैं, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, या n डेंसर मान लेते हैं, और इधर का क्या मान लेते हैं, n रेयरर मान लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि हम कोई भी लाइट को इस मीडियम पे अगर इंसिडेंट करेंगे तो होगा क्या, लाइट क्या होगा, लाइट होगा, इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट क्या होगा, बेंड करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो हमेशा तय होगी कि आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है तो इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने क्या एक काम किया कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ने लगेगा, दोनों बढ़ेगा। और एक स्टेज ऐसा आया जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ करके कितना बन गया, 90 बन गया। यानी इस केस में मेरा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये कि आपका ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। और आप खुद बताओ कि अगर इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लाइट पास कर पाएगा क्या, गौर से देखो, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, और एक ऐसा स्टेज आ गया जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इसके बाद भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो क्या लाइट मीडियम को पास कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और उस नहीं पार करने के केस को ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब यहां पे सबसे जो पहला चीज आता है वो आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेफिनेशन को समझने के पहले एक शब्द यूज कर लेते, लिंक करने वाले हैं हम लोग, वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तुरंत अभी आएगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो पहले समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन अगर हम समझ गए तो पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, लिखते हैं, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is 90 degree, is 90 degree when light passes from denser to rarer medium। बच्चों इस फिगर को बनाओ सब लोग, इस फिगर को सब लोग बनाओ और क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखो। ये 2-3 डेफिनेशन में खेल खत्म हो जाना टॉपिक का। सब लोग इस फिगर को बनाएं, मैथमेटिकल पार्ट हम तुरंत बता देंगे आपको। सबसे पहले समझो कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सी याद रखिएगा, इस आई को हम लोग, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। जल्दी इतना लिख लो, फिर मैं इसकी मैथमेटिकल कहानी बताता हूं।
रिया ने पूछा सर मोर देन 90 डिग्री होगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा रिया एक बात बताओ कि अब लाइट में अगर आपने क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा भी बढ़ाया, लाइट पास कर पाएगा क्या मीडियम को? बोलिए रिया। वही इसी फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं आऊंगा उस पर, अभी तो क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं खाली। हम लोग क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं क्या होता है। अनुष्का ने हैंड रेज किया है। अनुष्का गो अहेड। किधर गई अनुष्का? अनुष्का डाउट था कुछ? बोलिए अनुष्का। सर बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा ठीक, कोई नहीं। खाली क्रिटिकल एंगल समझो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहुंचेंगे हम लोग। शुभम बहुत यूज है डेली लाइफ में, बात करेंगे इस पे, बात करेंगे इसका, बहुत यूज है डेली लाइफ में। इसका तो पूरा सिर्फ फेनोमेनन नहीं पढ़ेंगे, इसका बहुत यूज भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ राघवेंद्र, ऑप्टिकल केबल है, मिरेज है, डायमंड है, प्रिज्म है, बहुत चीजें हैं। बिल्कुल दिव्यांशु। हो गया? क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन तक लिख लिया सब लोग? तो से यस, से डन, वी कैन मूव इट। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन तक अगर हो गया है तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रेट। अब हम इस क्रिटिकल कंडीशन को थोड़ा समझते हैं, ये कंडीशन के बारे में क्या समझ में आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूं, स्नेल्स लॉ लगा दूं अगर, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन ए बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1। अब ये मेरा है था डेंसर था, और ये मेरा था रेयरर था। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? साइन आई यानी साइन सी बाई साइन आर कितना हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन यानी एन आर बाई एन डी। क्लियर है क्या? तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, तो साइन सी का वैल्यू हो गया 1 बाई, और इसको लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक, तो यहीं पे आता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, C इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इज दिस क्लियर क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इकलौता इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक से, और कुछ खास फॉर्मूला इसमें है नहीं। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्रिटिकल एंगल मिला हर सरफेस के लिए। हर सरफेस पे, डेंसर टू रेयर सरफेस पे एक क्रिटिकल एंगल होता है कि इससे ज्यादा एंगल अगर आपने भेजा, नहीं डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर होगा, निवेश मैंने नीचे किया है ना, ऊपर रखते तब ना एनआरडी होता। ठीक है, तो हर एक डेंसर टू रेयर सरफेस के लिए एक क्रिटिकल एंगल होता है कि इस एंगल से अगर ज्यादा लाइट रे, ज्यादा पे एंगल इंसिडेंट हुआ तो लाइट रे अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और इसको फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा मकसद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR का, इसको TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, when light passes
from denser to rarer medium at angle of incidence greater than critical angle light is reflected back in the same medium this phenomenon is known as total internal reflection. बच्चों लिख लो जल्दी से. This phenomenon is known as total internal reflection. यानी अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तब लाइट अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और इसको कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सब बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि अंदर में अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गया. लेकिन एक बात याद रखना, ये टोटल वर्ड क्यों यूज किया गया है. ये टोटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता मेथड है जहां पे लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो सकता है. कोई ऐसा सरफेस नहीं बना जो लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर सके. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खासियत है इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो है इसका 100% रिफ्लेक्शन होना. यानी अगर कहीं भी हमको जरूरत है लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करने की तो वो इकलौता मेथड है, वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. याद रखिएगा इसको. This is the only method when reflection of light is 100%. Is this clear to all of you? क्या दो चीजें समझ में आई क्या? क्रिटिकल एंगल क्या होता है और दूसरा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. और जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा I इक्वल्स टू R फॉलो होगा. I इक्वल्स टू क्या होगा? R फॉलो. क्लियर है? जब लाइट रिफ्लेक्ट ही करना है तो वो क्या होगा? I इक्वल्स टू R होगा. अगर ये क्लियर है बच्चों, दो सवाल करेंगे TIR पे और आगे बढ़ेंगे हम लोग. लिख लो तो बताना. वैसे मैं थोड़ा स्लाइड को आगे मूव कर देता हूं. क्वेश्चन दिख रहा है आपको? जल्दी बताओ. राघवेंद्र ठीक लग रहा है?
गॉट वन, एक करेक्ट आंसर आ चुका है अभी तक। बिल्कुल सही है निधि, कल्याणी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सिद्धांत बहुत ज्यादा शॉर्टकट लगा दिया। सिद्धांत 1.5 लिख रहा है आंसर। हाँ ठीक है सिद्धांत। अनिमेश ठीक है, आर्यन ठीक है, रिया करेक्ट प्रोसेस है, आगे बढ़िए। वैष्णवी ठीक है, आनंद ठीक है, सब, रिया ठीक है, रिया सिंह। गोइंग गुड। सबको पता है कि किसी सरफेस पे साइन सी का वैल्यू होता है 1/NdR, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक, अब साइन सी मतलब क्या, साइन 30 1/NdR, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1/NdR। मैं इतना तो मान ही लूंगा कि आपको इतना आ गया होगा, NdR इक्वल्स टू 2, मतलब 2, ठीक है। अच्छा यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो रेयरर मीडियम क्या लोगे? रेयरर मीडियम क्या एयर नहीं लेंगे क्या? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ND बाई N रेयरर कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 2। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, C/V होता है क्या, 2। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C/2, यानी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया। सी का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ क्या सबको क्लियर है ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये क्लियर है तो एक और कर लो। एक और कर लो। हाँ राघवेंद्र, एम जो है ना वो म्यू ही दिया है। नहीं नहीं दी गड़बड़ है, थोड़ा एक बार रिविजिट करें तो एक बार। गोइंग गुड राघव, ठीक लग रहा है। लेट्स सी, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, बेसिक सवाल है ये। हाँ वो ठीक है निधि, आपका वो आपका ठीक आया था। कल्याणी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और पूछ रहा है, आपने कुछ और निकाला है। वो जो आप आंसर लिख रहे हो कल्याणी वो ठीक है एक जगह पे, वो लेकिन वो कुछ और है।
बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए किसी जगह पे। मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए किसी जगह पे। तो पहले तो I इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक। R अगर दिया हुआ है, R अगर दिया हुआ है, R अगर दिया, मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है N इक्वल्स टू 2। मेरे को 2 इंटू क्रिटिकल एंगल दिया, मेरे क्रिटिकल तो निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कितना होता है? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/μ dr। अब यहां पे तो साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1/2। सबको पता है ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्या सबको क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आ रहा है क्या? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60 डिग्री। नहीं दिव्यांशु, बच्चों थोड़ा, मैं कह रहा हूं दिव्यांशु कि आपको क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये निकाल लो पहले। क्रिटिकल एंगल क्या 1/μ होता है क्या? अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो मैं कह रहा हूं जब क्रिटिकल एंगल आपको 30 डिग्री है तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, यानी डबल कितना? 60। क्लियर हो गया? अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट इन द वैक्यूम, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कह रहा है कि आप एक लाइट पे इंसिडेंट, लाइट पे हमने क्या किया है, एक मीडियम है जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है, एयर का 1 है, ठीक। लाइट को हमने इंसिडेंट किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? सीधा सीधा सवाल है। तो सबको पता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू 1। तो क्या हो जाएगा? साइन 60 बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू 1 2। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 इंटू 2 साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू आ गया √3/4। इज इट क्लियर? क्या बिल्कुल सही है? आनंद बिल्कुल सही है, अनुष्का बिल्कुल सही है, सबका आंसर ठीक है। तो क्या आर का वैल्यू आ जाएगा क्या? साइन इनवर्स √3/4। आपको ट्रिक यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल एंगल का डबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही ट्रिक है। बाकी तो ये नॉर्मल स्नेल्स लॉ का सवाल है। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को बस यूज किया है, यूज करना है क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम का। तो साइन इनवर्स क्या होता है? 1/μ, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना है, साइन इनवर्स 1/μ। हो गया? क्या बच्चों सबको समझ में आ गया है टॉपिक? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल सीधा सीधा याद रखना, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ dr। आगे बढ़े। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। ये एप्लीकेशन बड़ा काम का, एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत आपको पूछा जाता है एप्लीकेशन इसका। तो हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है मिरेज। मिरेज, ठीक है। मिरेज को हम लोग नॉर्मल भाषा में इल्यूजन भी कहते हैं। इल्यूजन, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल रेफरेंस देता हूं। सब लोगों ने हाईवे वगैरह पे चले हो सब लोग, तो कभी कभी हाईवे पे जब चलते हो तो क्या बहुत दूर में अगर नजर जाती है, बहुत गर्मी के सीजन में, प्रॉपर गर्मी के सीजन में अगर नजर जाती है आपकी बहुत दूर पे अगर, तो क्या आपको ऐसा नहीं दिखता कि रोड कुछ चमक रहा है वहां पे? रोड जो होता है वो शाइन कर रहा है बहुत दूर पे। और रोड जो शाइन करता है तो आपको एक फीलिंग नहीं आती है क्या कि वहां पे पानी वानी तो नहीं है, चमक पानी वानी का तो नहीं है? डेजर्ट छोड़ो, नॉर्मल रोड का देखो रितेश, रितेश नॉर्मल रोड का देखो, ठीक है। दूर से देखने पे क्या ऐसा नहीं लगता है कुछ पानी तो नहीं है वहां पे? आपको अपीयर होता है, आपको इल्यूजन होता है, आपको भ्रम होता है कि कहीं वहां पानी तो नहीं, चमक होती है रोड में। क्लियर है?
क्योंकि आप जानते हो कि क्या है एक्चुअली, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पानी तो नहीं है वहां पे। ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको आते हैं डेजर्ट पे, जहां सबसे ज्यादा अपीयर होता है और जहां का इसका एक मेन रेफरेंस भी है, ठीक है। देखते हैं, तो एक बहुत लंबा ट्री है, लॉन्ग ट्री है, ठीक है। और एक नॉर्मल डे के दिन डेजर्ट में हम देखेंगे, तो जब नॉर्मल डे में देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल डे में जब देखते हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट जो लाइट होता है वो लाइट सेम तरह के मीडियम में ही पास करता है, थोड़ा बहुत बेंड करता है, और लाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट आपके आंखों पे डायरेक्टली रीच करता है, ठीक है। आपके उसके ट्री से जो लाइट आ रहा है, ठीक है। पानी, अनंत पानी या पियर नहीं होता है, हमको एक्चुअली चमक दिखती है, ठीक है। हमको शाइन होता हुआ दिखता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो पानी है। पानी दिखता नहीं, चमक दिखती है हमको, ठीक है। खैर, और यहां देखो क्यों दिखता है, यहां आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जो ट्री से जो लाइट आ रहा है वो सीधे सीधे हमारे आईज पे रीच कर रहा है, और हमको सीधा सीधा वो ट्री सामने दिखाई देगा, कोई दिक्कत, नॉर्मल डे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वो है कि एक हॉट समर डे में अगर चेक करें, अगर एक हॉट समर डे में चेक करें तो क्या होता है। होता क्या है कि हॉट समर डे के दिन जो एयर होता है, एयर जो होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से एयर बहुत सारा हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब ये हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से हर हर लेयर का एयर के हर लेयर का डेंसिटी अलग अलग होता है, और इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। सिंपल सी देखो क्या होता है, जैसे जो अर्थ के क्लोज वाला सरफेस होता है वो एक तरीके से रेयरर मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो लाइट जो सबसे बड़ा फर्क आता है कि ऊपर से नीचे जब बढ़ते हैं तो लाइट जो होता है वो रेयरर मीडियम में कन्वर्ट होता जाता है। ये पूरा जो रास्ता है लाइट का वो रेयरर मीडियम में कन्वर्ट होने लगता है। अब सवाल उठता है कैसे, डेंसिटी की वजह से, कि अलग अलग लेयर पे अलग अलग अगर टेम्परेचर होगा तो अलग अलग डेंसिटी भी डेवलप होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो मीडियम भी नॉर्मल डेंसिटी बढ़ेगा और उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द रेयरर पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हॉट समर डे में जैसे जैसे लाइट नीचे आता है वैसे वैसे लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिक्रीज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। मतलब कि मेरा जो लाइट है जो मेरे आंखों में पहुंचना था वो लाइट अब डेंसर टू रेयरर मीडियम में आएगा। इसीलिए ये लाइट हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल कंटिन्यूअसली बेंड करेगा। लाइट जो होगा वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता जाएगा। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, अपने मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। लाइट को सीधे आना चाहिए था लेकिन लाइट सीधे नहीं आके क्या हो गया, हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड कर गया। तो क्यों बेंड किया, समझो, लाइट जो सीधा आना चाहिए था वो ना आकर के लाइट हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड किया, क्यों, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है, लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा वक्त आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, उस वक्त लाइट क्या हो जाएगा, अपने मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो अब गौर से देखो, जो मैन है उसको लाइट कहां से आता हुआ दिख रहा है, ऊपर से कि नीचे से, आप मुझे बताओ। जो मैन है, ट्री से जो लाइट आ रहा है वो उसको कैसा आता हुआ दिख रहा है उसकी आंखों में, ऊपर नीचे से। तो उसको जो नीचे से आता हुआ दिखेगा तो उसको क्या अपीयर होगा कि ट्री कहां पे है, नीचे में है। लेकिन वो आदमी कॉमन सेंस वाला है, वो जानता है कि पेड़ जो है वो जमीन के अंदर तो लग नहीं सकता है, पेड़ जो है वो जमीन के अंदर तो लगा नहीं होगा। तो जमीन के नीचे से अगर पेड़ दिखाई दे रहा है तो वहां जरूर कुछ ना कुछ पानी का सोर्स होगा, उसी के वजह से वो हमको उस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये उसका इमेजिनेशन होगा कि पेड़ कभी जमीन के नीचे से तो आ नहीं सकता, होगा नहीं कभी।
तो इसका मतलब है कि वो हमको एक इमेज दिख रहा है पेड़ का, और वहां पे जरूर कोई ना कोई वाटर का सोर्स हो। इसीलिए हॉट समर डेज में जो डेजर्ट के में होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है फॉर अ वाटर सोर्स एट डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ राघवेंद्र, बोलिए राघवेंद्र। सर तो ये मतलब ठंडा जगह में भी होना चाहिए, क्योंकि ठंडे वहां पे भी जगह तो में मतलब में भी तो होना चाहिए। नहीं, तो ठंडे जगह में होने के लिए बड़ी वहां सिंपल सी पे भी बात है, तो क्या एयर का डेंसिटी अलग रहेगा, मतलब अलग टेम्परेचर अलग अलग होगा, रहेगा। पर क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जरूरी है इल्यूजन होने के लिए। अगर लाइट अगर सिर्फ अपने पाथ से बेंड हो रहा है तो इट विल नॉट क्रिएट द इल्यूजन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी लाइट हमको नीचे से आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज लाइट कैसे आता दिखेगा हमको? ऊपर से आता दिखाई देगा। जब ऊपर से आता दिखाई देगा तो इल्यूजन किस बात का? ठीक है, तो इस यहां पे आपको समझना होगा। अगर इस मिरेज में दो तीन पॉइंट हम चीजें को लिख लेंगे, ठीक है। आप इस फिगर को एक बनाओ खाली, बस इस फिगर को बनाओ खाली आप। और इस मिरेज को लेकर एनसीईआरटी में एक पैरा दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से पैरा दिया है, उसको भी पढ़ लो तो काम चलेगा। मैं फिर भी लिखवा देता हूँ, प्रॉपर लिख दे रहा हूं, मेरे साथ आप भी लिखिए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका बनता है। कोई रोल नहीं होता सिद्धांत ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। फिगर भी बनाइए अनुष्का, थोड़ा बहुत ये कहानी लिखना पड़ेगा इसमें। जल्दी लिखिए आप लोग। एक पॉइंट और लिखवाऊंगा।
मैंने पूरा लिख दिया स्टेटमेंट, इसको लिख लो। ये मैरिज वाला ना एक कहानी बनती है थोड़ी सी। हैंडराइटिंग समझने में दिक्कत हो बताना। गुड अनुष्का, जल्दी लिख ले बाकी लोग। अब हमारे पास 2-3 छोटे छोटे पार्ट है आज के लिए बस TIR पढ़ना है अपने को। 2-3 चीजें हैं अपने पास, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो लास्ट 1 मिनट। बात करते हैं वैष्णवी, बात करते हैं डायमंड के बारे में। चलो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं डायमंड के बारे में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं अभी डायमंड के बारे में। जस्ट मैं आपको 10 सेकंड लूंगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को दोबारा शेयर करूंगा बिकॉज स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो रहा है थोड़ा सा। जस्ट शेयरिंग स्क्रीन अगेन। जस्ट वेट फॉर शेयरिंग स्क्रीन। जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन।
तीन चीजें पढ़नी है अभी, एक डायमंड पढ़ना है, एक प्रिज्म पढ़ना है, और एक साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है अपने को, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले डायमंड, पहले तो डायमंड समझना पड़ेगा, डायमंड होता क्या। डायमंड एक सीधा सीधा एक पत्थर है और कुछ नहीं। डायमंड का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक पत्थर की वैल्यू है। डायमंड की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो एक्चुअली डायमंड को बाकियों से डिस्टिंग्विश करती है, वो उसका हार्डनेस नहीं है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका वैल्यू होता है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यही सारा का सारा खेल करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डायमंड का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है, तो इसी के वजह से इसका क्रिटिकल एंगल जब हमने निकाला, क्रिटिकल एंगल निकाला, तो देखा कि क्रिटिकल एंगल हम अपने को मिलता है कुछ। क्रिटिकल एंगल जो अपने को मिला वो लगभग अपने को 24 डिग्री के आसपास मिला। यानी इस डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो मात्र 24 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर 24 के ऊपर लाइट रे रहा तो लाइट पास नहीं कर पाएगा, निकल पाएगा। तो हमने क्या लिया कि एक डायमंड ले लिया और डायमंड के अंदर क्या किया कि लाइट को इंसिडेंट कर दिया। अब डायमंड को के अंदर इंसिडेंट किया, लाइट एंटर किया, लेकिन जब लाइट के बाहर निकलने की बारी आई तो जैसे ही एंगल 24 से ज्यादा निकला, लाइट क्या हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। फिर कहीं 24 ज्यादा मिला, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। और लाइट जो होगा वो इस मीडियम के अंदर ही कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा डायमंड की कटिंग पे कि कितना लाइट को पकड़ सकता है, वो कितने लाइट को बाहर निकलने से रोक सकता है। तो डायमंड का ना, डायमंड की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि डायमंड की कटिंग कैसे होती है। तो डायमंड के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि डायमंड कैसा है, कौन सा मटेरियल, नहीं, डायमंड डायमंड है। डायमंड की कटिंग कैसे की जाती है। सोने में कटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं, सोना, नॉर्मल सोना भी महंगा है, लेकिन अगर डायमंड की कटिंग नहीं की गई है तो डायमंड किसी काम का नहीं है, डायमंड पत्थर है। और डायमंड की कटिंग कर दी गई है तो डायमंड करोड़ों की चीज है। तो ये मटेरियल, डायमंड की खासियत उसके सिर्फ मटेरियल से नहीं है, उसके कटिंग से भी है, क्योंकि चमकेगा तब, ठीक है। तो ये जो स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस, जिसको हम लोग वर्ड यूज किया गया फिजिक्स में आपके, कि ये ब्रिलियंस जो है इज ड्यू टू कटिंग ऑफ एजेस ऑफ डायमंड, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल मात्र 24 डिग्री है। तो यहां पे क्या होता है कि when light enters into diamond, when light enters into diamond, it undergo multiple internal reflections, leading to its spectacular brilliance. यानी अगर बात करूं कि इसकी कोई एक प्रॉपर्टी है जो यूनिक है इसकी, वो है लाइट को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी। ये लाइट को बाहर निकलने नहीं देगा। नहीं, कैरेट में यूज नहीं करते हैं डायमंड, हम लोग कैरेट में नहीं करते हैं। डायमंड की रेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल उसके कटिंग के हिसाब से होती है। सोना और चांदी नहीं है कि ग्राम के हिसाब से होती है, कि सोने चांदी की वैल्यू उसके फिनिशिंग की वैल्यू बहुत कम होती है, उसके मटेरियल की वैल्यू ज्यादा होती है। डायमंड के मटेरियल की वैल्यू कम होती है, कटिंग की वैल्यू ज्यादा होती है, दोनों में फर्क है, ठीक है। एक ही डायमंड, एक ही ग्राम का डायमंड के, दो डायमंड के अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। नहीं राघवेंद्र, जनरली डायमंड मटेरियल का जो क्रिटिकल एंगल है वो लगभग सेम होता है, 24 डिग्री होता है। तो डायमंड का फर्क क्रिटिकल एंगल से नहीं, डायमंड का फर्क उसके कटिंग से करिएगा। बोलिए क्लियर है क्या। तो यही है डायमंड, और यही है डायमंड की खासियत। जो लाइट
एंटर करेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इज इट डन? लेट्स फिनिश दिस। प्रिज्म बचा है, जल्दी से प्रिज्म खत्म कर लेते हैं। Arvind, the critical angle is completely depend on material. ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। लिख लिया सबने? लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, इसमें कुछ है नहीं लिखने को। ठीक है, चाहे तो इस पॉइंट को भी लिख सकते थे, मैंने प्रिज्म वाले में गलती से डायमंड वाला लिख दिया है, ठीक है। प्रिज्म में कुछ खास नहीं है, प्रिज्म में ड्राइंग से खाली। प्रिज्म क्या होता है? बेसिकली ग्लास के ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स को प्रिज्म कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रिज्म में होता क्या है कि प्रिज्म में भी अपना अपना क्रिटिकल एंगल होता है। तो मान लीजिए कि कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है। अब लाइट इंसिडेंट ऐसे कर रहा है, मान लीजिए और मान लीजिए यहां पे लाइट क्या क्या हो गया, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट किधर आएगा? ठीक, मान लीजिए एक और मान लेते हैं, ठीक, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, फिर से इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ TIR हो गया मान लीजिए। एनसीईआरटी में 2-3 डायग्राम्स बनाए गए हैं, अब देखो क्या। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था हमने, कुछ ए और बी। अब ये ऑब्जेक्ट इधर यहाँ कैसे दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। सॉरी, कुछ ऐसा दिखेगा, ये ए होगा और ये क्या होगा? बी होगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो प्रिज्म के थ्रू देखो इमेज क्या हो गया, इन्वर्टेड दिख रहा है क्या? अलग डायरेक्शन में दिख रहा है क्या? तो प्रिज्म में भी क्या होता है, लाइट जब डेंसर से रेड जाएगा तो क्या होगा कि लाइट भी एक तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मकसद क्या होता है प्रिज्म का? कि डिफरेंट डायमेंशंस में ऑब्जेक्ट को देखना। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। आप एग्जांपल्स खाली ड्रॉ कर लो प्रिज्म में, और कुछ नहीं चाहिए प्रिज्म में। ठीक है, खाली आपको एग्जांपल्स ड्रॉ करने हैं। फिर इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, समझ लो खाली बस। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक ना ऑब्जेक्ट है ऐसा, ए बी, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से लाइटर लेते हैं, इंसिडेंट लाइट लिया हमने, ठीक। अब हमने क्या किया, एक इसका लाइट एंटर किया ग्लास के अंदर, ये भी ग्लास के अंदर एंटर किया। अब लाइट क्या हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों जगह कर गया, मान लीजिए TIR कर गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गया तो लाइट किधर आएगा? फिर लाइट किधर आएगा? यहां भी TIR कर गया, ठीक। अब लाइट किधर आएगा? तो लाइट बाहर आएगा। अब गौर से देखिए कि मेरा जो ए है वो ए अब नीचे आ गया तो मेरा बी ऊपर आ गया। क्या ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बना दिया? बोलिए, क्या ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बना रहा है क्या? प्रिज्म, प्रिज्म के कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। बोलिए क्लियर है क्या?
प्रिज्म का यूज देखो, तुम एक ही प्रिज्म का कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रफ डायग्राम्स भी तुम आप बनाते रह सकते हो। और एक आखिरी लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ खास नहीं है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिए मैं बता दिया हूं, इतना इसको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मान लीजिए कि ये लाइट ऐसे आया है, ऐसे आया है। अब यहां भी टीआईआर हो गया, डेंसर सेल एरर में टीआईआर हो गया। अब गौर से देखो, अगर मान लीजिए कि ये आपका ए बी था, तब ए वाला किधर हो गया, ए इधर हो गया है, तो ये क्या हो गया, ए बी। क्या इन्वर्टेड इमेज नहीं बना दिया क्या? बोलिए। प्रिज्म के 3 यूज मैंने आपको बता दिए, 3 एग्जांपल्स मैंने बताया, एनसीईआरटी में यही 3 दिया गया है, बस वही बताया है आपको। बिल्कुल राघवेंद्र, प्रिज्म तो याद होगा, ट्रायंगुलर शेप में होता है। मैं कह रहा हूं ये प्रिज्म ट्रायंगुलर नहीं है, लेकिन ग्लास का ही कटिंग है, ये ग्लास का ही कटिंग है ना, ठीक है। दो स्फेरिकल एंगल में इंक्लाइंड है, ठीक है। तो हमने आपको डिफरेंट एजेस से, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास कटिंग से लाइट कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असर करता है उसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हो गया। प्रिज्म के मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। कितने लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? कितने लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? क्या होता है भाई ऑप्टिकल फाइबर? बताओ, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? सी में होता है, बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्शंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का पूरा फंडा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर का मीडियम होता है मान लीजिए 1, और सरफेस का मीडियम होता है 2। सबसे जो खास बात होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि 1 का उस 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा 1 क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि हमने कोई सिग्नल को भेजा अंदर, हमने कोई सिग्नल भेजा, रे भेजा, कुछ भी भेजा हमने। तो सिग्नल जब इधर जाएगा, इसमें एंटर करेगा, तो लाइट जब यहाँ पे सिग्नल एंटर करेगा तो उसका मकसद क्या होगा, वो डेंसर टू रेयर जाना चाहेगा। तो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा, इट वुड बेंड। याद रखिएगा, अगर आपने पहला खाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दिया, इसका मतलब है कि आगे के सारे सिग्नल्स बड़े आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, और सिग्नल क्या होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिट होता जाएगा। याद रखिए, इसको क्यों यूज करते हैं? इसको यूज सिर्फ एक रीजन से करते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये 100% ट्रांसमिशन को इंश्योर करेगा, 100% ट्रांसमिशन को। चाहे आप किसी भी दूसरे मेथड से जाएं, 100% ट्रांसमिशन कोई भी एश्योर नहीं कर सकता, किसी चीज का 100% ट्रांसफर एश्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, मटेरियल देखो अनिमेश, कई तरह के यूज करते हैं। जनरली हम लोग एलॉयज यूज करते हैं, ठीक है।
ब्रास यूज करते हैं हम लोग जनरली इसमें, ठीक है। और मटेरियल बहुत तरह के यूज करते हैं, नॉट स्पेसिफिक मटेरियल नहीं कोई भी, ठीक है। लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर का मकसद, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट हेल्प्स इन 100% ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये ट्रांसमिशन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। नहीं आशीष, अंदर से हॉलो नहीं रहता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में अंदर में एक डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। अंदर में ये हॉलो नहीं बल्कि एक डेंसर मीडियम होता है। बोलिए क्लियर है क्या? कभी भी आप ऑप्टिकल फाइबर को चेक करोगे तो आपको दिखेगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में वो प्रॉपर वो एक सॉलिड बॉडी होता है जिसके थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन, ऑप्टिकल फाइबर हेल्प्स, ऑप्टिकल फाइबर helps in transmission of signals without any loss. That's it for today. आज के लिए इतना ही। यही है आपका आज का लास्ट टॉपिक, वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले दिन कल हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। कल हमारा मकसद होगा प्रिज्म पढ़ना, ठीक है। नॉट श्योर अबाउट थंडर पोर्टर जंगल। बिल्कुल वैष्णवी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे हो सकता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। नहीं आनंद, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता, इसलिए क्वेश्चन भी देखे होगे तो खाली एक दो आया, वो भी क्रिटिकल एंगल का यूज आया, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल नहीं आता है। इन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। बस एक छोटा फेनोमेनन है, 4 एप्लीकेशन है, इतना याद रखना है उसका लिए, ठीक है। चलो बच्चों, कल प्रिज्म शुरू करूंगा, प्रिज्म के बाद खाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा, नेक्स्ट वीक के वेंसडे तक, ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक रे ऑप्टिक्स। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन। ओके बच्चों, बाय बाय।